नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है। अब अपन बात करते हैं नीति आयोग यानी नीति कहते किसे। नीति का यहाँ से मतलब है प्लानिंग करना यानी नियोजन करना। एक तरीके से अपन नॉर्मल किसी भी इंसान को पूछेंगे नीति का मतलब क्या है तो वो भी यही बताएगा कि प्लानिंग करना, ठीक है। लेकिन NITI इसमें भी कुछ छुपा हुआ, विस्तृत रूप छुपा हुआ। NITI यानी नीति, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं भारत के परिवर्तन की बात कर रहा है। एक ऐसी संस्थान है ये जो भारत के परिवर्तन के लिए कार्य करेगी, उसे नए नए टेक्निकल और उसे स्ट्रेटेजिक नॉलेज देगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि नीति आयोग आया कब भारत में। ये आया 1 जनवरी 2015 को और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब नीति आयोग काम कैसे करता है? इसकी 3 अप्रोच होती है। पहली अप्रोच तो ये है कि ये बॉटम टू अप अप्रोच के ऊपर काम करता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यह बोलता है कि हमारे पास नीचे से ऊपर की ओर प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। भाई प्रॉब्लम्स को ढूंढने, आइडेंटिफाई करने का सही तरीका क्या है कि हम अपन रूट लेवल, जड़ लेवल से उसकी प्रॉब्लम्स को जाने की क्या है, ग्रामीण स्तर पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ढाणियों में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को केंद्र की तरफ भेजा जाए, फिर उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि यानी नीचे से ऊपर की ओर ये काम करता है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ नहीं करता, नीचे से ऊपर की ओर, बॉटम टू अप अप्रोच की तरफ ये काम करता है। दूसरा इसका क्या है? दूसरा अप्रोच है इसका कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। अब यहाँ क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि देखो गवर्नेंस और गवर्नमेंट एक तरीके से हार्डनेस को दर्शाती है और गवर्नेंस, देखो गवर्नमेंट तो दर्शाती है हार्डनेस को और गवर्नेंस दर्शाती है सॉफ्टनेस को। तो बात यही हुई यहाँ पर कि इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, इसका मतलब ये होता है कि दैनिक जो भी कार्य गतिविधियां होंगी प्लानिंग से संबंधित, उसमें गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इंटरफेयर नहीं होगा। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो आम नागरिक है, जो जनता है, उसकी भागीदारी, उसकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा की जाएगी, ठीक है। एक ये इसकी अप्रोच हो गई। और थर्ड अप्रोच है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका क्या मतलब हुआ कि संघवाद के बीच में अपने एक सहयोग की भावना का विकास करना। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जो कि भारत में देखने को मिलता है अपने को, कि यानी भारत में 2 प्रकार की सरकार काम करती है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में क्या, सहयोग की भावना का विकास करना, ठीक है। एक इसकी ये अप्रोच हो गई। अब विकास करने से क्या होगा, सहयोग की भावना का विकास करने से क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो स्टेट को भी साथ में लेकर चले, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके और भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके, ठीक है, जिससे भारत का विकास हो सके। कहने का मतलब ये हुआ कि नीति आयोग 3 अप्रोच के ऊपर काम करता है। पहली अप्रोच तो हो गई बॉटम टू अप अप्रोच के ऊपर, ठीक है। सेकेंड अप्रोच हो गई कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। तीसरी अप्रोच हो गई स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब अपन बात करते हैं क्या भारत में नीति आयोग से पहले कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो प्लानिंग का कार्य कर सके, जो भारत के लिए प्लानिंग का कार्य कर सके, ताकि भारत विकासशील से विकसित यानी डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ सके। बिल्कुल ऐसी संस्थान थी और उसका नाम था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। और वो आया कब था? प्लानिंग कमीशन पहले भारत के लिए प्लानिंग का काम करता था, ठीक है, जो कि अब नीति आयोग कर रहा है। तो ये आया कब था प्लानिंग कमीशन? ये आया था 15 मार्च 1950 को, 1950 को, ठीक है। और इसके प्रथम जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम क्या थे? चेयरपर्सन कह दो या फिर अध्यक्ष थे, ठीक है। अब ये काम किसके अंडर करता था? ये काम करता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर। किसके अंतर्गत काम करता था, किसके नीचे काम करता था? ये प्लानिंग कमीशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत काम करता था, ठीक है। अब बात करते हैं, इससे तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब बात करते हैं, आपने 5 ईयर प्लान्स का नाम तो सुना होगा, पंचवर्षीय योजनाओं का नाम तो बिल्कुल सुना होगा। तो बस बात यही है, जो प्लानिंग कमीशन था वो पंचवर्षीय योजनाएं ही बनाने का कार्य करता था।
तो पहली पंचवर्षीय योजना आई कब? पहली पंचवर्षीय योजना यानी प्लानिंग कमीशन ने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक ये काम की, और अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, टेन्योर कब से कब तक था? 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक था। यानी एक पंचवर्षीय योजना, नाम में ही के लिए 5 ईयर प्लान का मतलब ये हुआ कि एक योजना 5 वर्ष के लिए कार्य करती है। ठीक है, लेकिन बीच में ही फिर आ गया था कौन? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करते हैं नीति आयोग के संगठनात्मक ढांचे की, यानी उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नीति आयोग एक बॉडी है, एक संस्थान है, एक निकाय है। उसे चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो उस मैनेजमेंट में कौन कौन सी पोस्ट बनी हुई है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो पहली पोस्ट है इसमें चेयरपर्सन की, यानी अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष कौन होगा नीति आयोग का? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीति आयोग का अध्यक्ष कहलाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? तो वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? जो भी भारत का प्रधानमंत्री है वर्तमान में, वही नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा। तो वर्तमान में चेयरपर्सन कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। ठीक है, सेकंड पोस्ट है वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन मतलब उपाध्यक्ष। अब ये कौन होगा और किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। पहले तो ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा वो देखते हैं अपन। तो इट इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, नियुक्त किया जाता है। अब ये व्यक्ति होगा कौन? ऐसे ही थोड़ी ना प्रधानमंत्री हर किसी को पकड़कर नियुक्त कर देगा, नहीं, इसकी कुछ क्वालिफिकेशंस भी, कुछ योग्यताएं भी। वो योग्यताएं क्या है कि वह व्यक्ति जो कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल का हो, वह व्यक्ति जो कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर का हो या उसकी रैंक का व्यक्ति हो, उसको प्रधानमंत्री क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। अब वो अपॉइंट करेगा अपने विवेक से प्रधानमंत्री। अब बात आती है कि वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वर्तमान में चेयरपर्सन हो गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी। अब वर्तमान में वाइस चेयरपर्सन कौन है उसकी बारे में बात करते हैं। तो वर्तमान में वाइस चेयरपर्सन यानी उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? वो है श्री सुमन बेरी। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। यानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो वो तो अरविंद पनघड़िया। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन बेरी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? वही नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो कि चेंज नहीं हुई अभी तक। और वर्तमान में कौन है? वही नरेंद्र मोदी। अब इसमें तीसरी पोस्ट है, थर्ड पोस्ट है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। ठीक है, अब ये बनाया किसको जाएगा, इसकी क्या क्या योग्यता होती है उसके बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होती है? तो वह व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव होने की रैंक रखता हो। ठीक है, भारत सरकार के सचिव की रैंक रखता हो, यानी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंक का व्यक्ति ही सीईओ पोस्ट के लायक है। ठीक है, अब ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। और इसका टेन्योर यानी इसका कार्यकाल सामान्यतः 2 वर्ष का होता है, लेकिन इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो कि वर्तमान में भी बढ़ाया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ, प्रेजेंट में सीईओ कौन है उसके बारे में देखते हैं। तो BVR सुब्रमण्यम, ये इसके वर्तमान क्या है? सीईओ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके प्रथम सीईओ कौन थे? प्रथम सीईओ कौन थे नीति आयोग के? तो सिंधु श्री खुल्लर इसके क्या थे? प्रथम सीईओ। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अब अपन चौथी पोस्ट की बात करते हैं, सदस्यों की बात करते हैं, फुल टाइम मेंबर्स। अब फुल टाइम मेंबर्स कौन होंगे? कि वह व्यक्ति जो यूनियन लेवल के ऊपर स्टेट मिनिस्टर्स की रैंक रखता हो। ठीक है, राज्य मंत्रियों की रैंक रखता हो, वे व्यक्ति क्या होंगे? फुल टाइम मेंबर्स होंगे। अब इसमें 5वां पॉइंट है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, इसमें कौन से व्यक्ति होंगे? कि जो यूनियन लेवल के ऊपर जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो व्यक्ति होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये नॉमिनेट किसके द्वारा होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये मनोनीत होते हैं।
और इसको क्या कहा जाता है, एक एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि ये पदेन सदस्य होते हैं, अपने पद की वजह से ये क्या ऑटोमेटिकली नीति आयोग के क्या माने जाते हैं, मेंबर्स माने जाते हैं। अब इसमें कौन से व्यक्ति शामिल होंगे, इसमें होते हैं जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, होम मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, ठीक है, जो कि नॉमिनेट करेगा कौन, प्राइम मिनिस्टर, जो अपनी पद की वजह से ऑटोमेटिकली नीति आयोग के क्या बने हुए हैं, सदस्य बने हुए हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, बात करते हैं स्पेशल इनवाइटीज की। ठीक है, इसमें कौन होंगे कि इसमें विशेष लोगों को बुलाया जाता है जो अपनी फील्ड का एक अच्छा नॉलेज रखते हैं। ठीक है, अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर अपने किसी भी क्षेत्र में एक विशेष ज्ञान रखते हैं, उन लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। ठीक है, ताकि वह अपने ज्ञान से नीति बनाने में, पॉलिसी बनाने में सहयोग कर सके। ठीक है, जैसे कोई भी साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, या फिर कोई भी जैसे आर्थिक क्षेत्र में मान लो, सामाजिक क्षेत्र में मान लो, या राजनीतिक क्षेत्र में मान लो, धार्मिक क्षेत्र में मान लो, किसी भी कला संस्कृति किसी में भी मान लो, जो भी अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट्स होते हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, उनको बुलाया जाता है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ आपकी ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आपको पोस्ट पता होनी चाहिए कौन कौन सी हो गई, एक तो चेयरपर्सन, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फुल टाइम मेंबर्स और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्पेशल इनवाइटीज। तो इनके बारे में आप ध्यान रखना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज अपन नए वीडियो के माध्यम से नीति आयोग को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे हब्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग ने कुछ हब बना रखे हैं, उसके बारे में देखेंगे। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर हब एक नया वर्ड आ रहा है। हब का मतलब होता है एक तरीके से केंद्र बिंदु, यानी उस चीज की अधिकता होना कहीं पर भी। जैसे एक उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाता हूं कि कोचिंग हब। कोचिंग हब का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज्यादा कोचिंग होती है, जहां पर बहुत ज्यादा कोचिंग्स होती है। तो आप समझ गए होंगे हब का मतलब होता है कि किसी भी चीज की अधिकता है, उसके ऊपर मोर फोकस, यानी बहुत ज्यादा फोकस करना। तो नीति आयोग ने भी 2 हब बना रखे, एक तो टीम इंडिया हब, दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब को देखते हैं अपन। तो इसका मतलब यह हुआ कि नीति आयोग इस चीज के ऊपर फोकस करता है कि भारत जुड़कर रहे, ठीक है, एकजुट होकर रहे, यानी एक टीम बनकर रहे इसकी। और टीम बनेगी किसकी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में क्या रहे, मिलजुल कर रहे, सहयोग की भावना से रहे, ठीक है, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन उनमें रहे, एक तरीके से ये है। अब जो नीति आयोग है, जो इसका टीम इंडिया हब बना हुआ है, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, ताकि वो उन दोनों के मध्य एक तरीके से कोऑपरेशन बना रहे, एक सहयोग बना रहे, और वो मिलजुल कर रहे और देश के विकास में महत्वपूर्ण अपना योगदान दे सके। ठीक है, बोलते ना कि संगठन में शक्ति होती है, ठीक, इसके ऊपर ये फोकस करता है। दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नाम से ही क्लियर है, नॉलेज का मतलब ज्ञान, इनोवेशन का मतलब होता है एक तरीके से नव परिवर्तन करना। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी में नए नए परिवर्तन आते रहते हैं, इस तरीके से। तो जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब है, ये इसके ऊपर फोकस करता है कि ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों को क्या टाइम टू टाइम टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक नॉलेज शेयर करे या एडवाइस दे उनको कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, नई टेक्नोलॉजी आ रही तो उसके बारे में बताए, और कोई स्ट्रेटेजिक, कोई भी रणनीति से संबंधित कोई चीजें हैं तो वो चीजें शेयर करें, प्लानिंग से संबंधित कोई चीजें तो वो शेयर करें। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आने वाले फ्यूचर में कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सही तरीके से प्लानिंग करके अपन कम कर सकते हैं या फिर दूर कर सकते हैं, यानी अनिश्चितता के माहौल को अपन खत्म कर सकते हैं और भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे सकते हैं। ठीक है, विकासशील से विकसित की तरफ अपन बढ़ सकते हैं। और नीति आयोग इसी हब के तहत ये गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक भी होता है, यानी नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सरकार को नॉलेज और स्ट्रेटेजिक या फिर टेक्निकल नॉलेज उनको शेयर करता है सरकार को। इस वजह से नीति आयोग इज नोन एज थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं
कि नीति आयोग के कुछ ऑफिसेज हैं कि ऑफिसेज अटैच टू नीति आयोग, नीति आयोग से जुड़े हुए कुछ ऑफिसेज हैं, वो कौन कौन से? 3 ऑफिस जुड़े हुए हैं नीति आयोग से। पहला ऑफिस है DMEO। DMEO इसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय होता है, जो कि नीति आयोग ने जो भी टास्क निर्धारित किए हैं, जो भी प्लानिंग की है, वो क्या वास्तव में विकास से संबंधित जो भी प्लानिंग की है, क्या वास्तव में वो लागू हो पाई है या नहीं हो पाई। यदि लागू हुई है तो कहाँ तक उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसका मूल्यांकन करता है उस टास्क का और उसके ऊपर निगरानी रखता है। ठीक है, एक ऑफिस ही हो गया। अब इसका सेकेंड ऑफिस है NILERD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि क्या है, लेबर यानी एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज से संबंधित क्या करता है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है, उसमें अनुसंधान का काम करता है। अब थर्ड ऑफिस कौन सा है इसका? थर्ड ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, EAC-PM, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। यानी ये ऑफिस क्या करता है कि प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देता है। ठीक है, अब ऐसा किया जाना चाहिए, अब ऐसा किया जाना चाहिए, नाम से क्लियर, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो ये क्या करता है, प्रधानमंत्री को आर्थिक क्रियाओं से संबंधित क्या देता है, सलाह देता है। मैं मानता हूं यहां तक आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज अपन नए वीडियो के माध्यम से नीति आयोग के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के उद्देश्य कौन कौन से उसके बारे में देखते हैं। तो पहला उद्देश्य तो ये होता है, अपन ने पहले भी पढ़ा था कि नीति आयोग एक थिंक टैंक होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, ये सरकार का थिंक टैंक होता है, सरकार के लिए सोचने का काम करता है। तो ये थिंक टैंक होने के नाते इसकी यह दायित्व बनता है, इसका यह दायित्व बनता है कि ये सरकार को टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक एडवाइस दे समय समय पर। ठीक है, समय समय पर उसको स्ट्रेटेजिक यानी रणनीति से संबंधित और उनको टेक्निकल यानी तकनीकी से संबंधित सलाह दे, ताकि सरकार देश के विकास के लिए अच्छी और बेहतर पॉलिसी बना सके, जिससे देश का विकास हो सके। अब सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव्स ये है कि ये सरकार के बीच में यानी स्टेट और सेंटर दोनों सरकार के बीच में क्या कोऑपरेशन बनाकर रखे। ठीक है, सहयोग की भावना बनाकर रखे, ताकि विकास और तेज गति से बढ़ सके। या फिर इंटर डिपार्टमेंट बने हुए जो भी, ठीक है, अंतर विभागीय बने हुए, उनके बीच में सहयोग की भावना का विकास करे। या इंटर मिनिस्ट्री जो भी अंतर मंत्रालय बने हुए हैं, उसके अंतर भी क्या करे, ये सहयोग की भावना का विकास करे, ताकि देश का विकास सही तरीके से हो सके और जो भी पॉलिसी बनाई है उनका सही तरीके से एक तरीके से वो लागू हो पाए, या उनकी मॉनिटरिंग सही तरीके से हो पाए और उसका इवैल्यूएशन सही तरीके से हो पाए। थर्ड पॉइंट है इसमें कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये जो भी राष्ट्र के विकास के लिए जो भी प्राथमिकता है, उस विजन को स्टेट और सेंटर के बीच में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या करें, उनको शेयर करें, यानी शेयर्ड विजन टुवर्ड नेशन डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। यानी राष्ट्र के विकास के लिए जो भी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं के विजन को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में क्या करें, शेयर करें, ताकि देश का विकास सही तरीके से हो सके। और ये शेयर करने से एक तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी आएगा, यानी वो मजबूत बनेगा एक तरीके से। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज अपन नए वीडियो के माध्यम से नीति आयोग को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे कि नीति आयोग के ऐसे कौन से 7 स्तंभ हैं जिनको आधार मानकर नीति आयोग एक प्रभावी गवर्नेंस करता है। ठीक है, यानी 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस बाय नीति आयोग। तो इसमें 7 स्तंभ बने हुए हैं, उनको आधार मानकर नीति आयोग एक अच्छा गवर्नेंस करने की कोशिश करता है। तो इसमें पहला स्तंभ है प्रो पीपुल, दूसरा स्तंभ है प्रो एक्टिव, तीसरा है पार्टिसिपेशन। ठीक है, चौथा है इक्विलिटी और पांचवा है एम्पावरिंग। ठीक है, और छठवा है इंक्लूजन ऑफ ऑल और सातवां है ट्रांसपेरेंसी। मैं मानता हूं ये 7 स्तंभ आपको समझ में आए होंगे। अब अपन इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, पहला स्तंभ यानी प्रो पीपुल। तो प्रो पीपुल से क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसमें ये कहा गया है कि प्रो पीपुल का मतलब ये हुआ
कि नीति आयोग इस तरीके से प्लानिंग करेगा या इस तरीके से काम करेगा जिससे समाज की आकांक्षाओं के साथ साथ व्यक्तिगत आकांक्षाएं भी फुलफिल हो सके। ठीक है, यानी सोशल एक्सपेक्टेंसी के साथ में इंडिविजुअल एक्सपेक्टेंसी भी पूरी हो सके। ठीक है, तभी एक व्यक्ति भी खुश रहेगा। ठीक है, समाज का कल्याण भी हो जाएगा और व्यक्तिगत समस्याओं को भी अपन ध्यान में रखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के साथ साथ में अपन ये भी कोशिश करेंगे कि अपन व्यक्तिगत समस्याओं को भी क्या करें, आइडेंटिफाई करें और उनके समाधान के लिए नीतियां बनाएं। ठीक है, अगला स्तंभ है प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर प्रोएक्टिव का मतलब है कि देश के नागरिकों की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको अनुमान लगाया जाएगा और साथ में उनकी आवश्यकताओं को पूरा भी किया जाएगा। मतलब उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेंसी है उनका अनुमान लगाया जाएगा और साथ में उनकी नीड्स को रेस्पॉन्स भी किया जाएगा। ठीक है, अगला स्तंभ है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? सहभागिता। तो यह सहभागिता से मतलब क्या है? तो नीति आयोग का यह मानना है कि नीति आयोग जब भी कोई नीति बनाएगी या फिर उसे क्रियान्वित करेगा तब देश के नागरिकों को भी शामिल किया जाएगा, एक तरीके से उनकी भी सहभागिता रहेगी उसमें। इसका मतलब ये है। अब अगला स्तंभ क्या है? अगला स्तंभ है इक्विलिटी। तो इक्विलिटी से क्या मतलब है यहाँ पर? यानी समानता। ठीक है, अब समानता से मतलब क्या है कि इंडिया में स्पेशली जो भी यूथ है उनको समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी रोजगार के लिए। यहाँ पर इसका ये मतलब यूथ को समान अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर उनको मिलेगी। अगला है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट नाम से ही क्लियर है, ये नारी से जुड़ा हुआ है, मतलब यानी ये वुमेन से जुड़ा हुआ है, ये स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर नारी सशक्तिकरण की बात की गई है। तो नीति आयोग इस चीज के ऊपर भी फोकस करता है कि नारी का महत्वपूर्ण योगदान हो देश के हर पहलू में। ठीक है, यानी नारी को एक फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा किया गया है, यानी हर चीज में नारी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहे, इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। ठीक है, अभी जैसे मान लो भारत पाक का जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, ठीक है, भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसमें भी लीड करने वाली कौन थी? सोफिया कुरैशी थी। ठीक है, उसको आगे लाया गया। इससे क्या हुआ कि एक समाज में भी एक मोटिवेशन गया है कि हाँ कि नारी भी बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को शो करता है। अगला स्तंभ है इंक्लूजन ऑफ ऑल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सभी का समावेश होना। तो इससे तात्पर्य ये है कि लिंग, जाति, धर्म, पंथ या कोई भी समुदाय इनकी परवाह किए बिना सभी का क्या करना? समावेश करना, सभी को मुख्य धारा से जोड़ना ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। अगला है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। ठीक है, अब यहाँ पर पारदर्शिता से क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को जवाबदेही और पारदर्शी बनाना है, यानी उसको रेस्पॉन्सिबल या फिर अकाउंटेबल उनको बनाना है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि ये चाहता है कि मुझे इस डिपार्टमेंट की ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह एकदम पारदर्शी ट्रांसपेरेंस है, वो आरटीआई के माध्यम से क्या कर सकता है? वहां की इंफॉर्मेशन ले सकता है, ताकि इससे क्या होगा, जनता में क्या होगा, सरकार के प्रति एक विश्वास आएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीजें आपके समझ में आई होगी। नमस्कार दोस्तों, आज अपन नए वीडियो के माध्यम से नीति आयोग को और आगे बढ़ाते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे नीति आयोग डॉक्यूमेंट्स की, कि नीति आयोग किस तरीके से अपनी योजनाएं बनाता है उसके बारे में देखेंगे। भाई, नीति आयोग से पहले था प्लानिंग कमीशन, जो कि अपनी 5 वर्ष के लिए योजना बनाता था और जैसे ही 5 वर्ष कंप्लीट होते थे फिर सेकंड योजना आती थी। ठीक है, वो इस तरीके से विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, यानी एक योजना 5 वर्ष के लिए बनती थी। लेकिन नीति आयोग ऐसा नहीं करता। नीति आयोग 3 तरीके से योजनाएं बनाता है। ठीक है, इसके 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको आधार मानकर ये क्या बनाता है? योजना बनाता है या नेशनल डेवलपमेंट का एजेंडा कंप्लीट करता है। तो इसमें फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है एक्शन प्लान, जो कि 3 वर्ष के लिए चलेगा, और सेकंड है स्ट्रेटेजी, जो कि 7 वर्ष के लिए चलेगा, और थर्ड है विजन, जो कि 15 वर्ष के लिए चलेगा। और इन तीनों के माध्यम से वह नेशनल डेवलपमेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैं मानता हूं यहां तक ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज अपन नए वीडियो के माध्यम से नीति आयोग को और आगे बढ़ाते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे नीति आयोग के द्वारा कौन कौन से सूचकांक जारी किए जाते हैं, कि कौन कौन से उसके इंडाइसेज हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो नीति आयोग एक महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी करता है, उसका नाम है SDG इंडिया इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर नाम है SDG की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि UN के द्वारा निर्धारित किए गए थे
जो कि 17 गोल बने हुए हैं जिनको अचीव करना होता है, तो यह एसडीजी के संबंध में इंडिया की रिपोर्ट देता है कि भारत में जो भी स्टेट और जो भी यूनियन टेरिटरी बनी हुई है वो एसडीजी को कहाँ तक प्राप्त कर पाए हैं, ठीक है, कहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके बारे में ये बताता है कि कौन सा स्टेट अचीव कर लिया या फिर वो अभी प्रोग्रेस में। ऐसी रिपोर्ट कौन देगा? ये नीति आयोग देगा, इंडिया से संबंध में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकंड इंडेक्स कौन सा है, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अब इसमें बात करता है कि नीति आयोग ये बताता है कि भारत में कौन सा स्टेट और कौन सी यूनियन टेरिटरी इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके बारे में बात करता है। अब थर्ड महत्वपूर्ण इंडेक्स आता है कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स ये बात करेगा स्टेट और वही यूनियन टेरिटरी की कि कौन से स्टेट में स्कूल एजुकेशन काफ़ी अच्छी दी जा रही है, क्वालिटी की दी जा रही है, ठीक है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं है, उसके बारे में उनकी परफॉर्मेंस को डिनोट करेगा। अब इसमें चौथा इंडेक्स है कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ये भी इसी चीज़ को बताएगा कि स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है उनकी कैसी परफॉर्मेंस है वाटर को मैनेज करने के लिए, ठीक है, उनके मैनेजमेंट के लिए ड्रेन सिस्टम है या नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके बारे में ये बताएगा, ठीक है। अगला है स्टेट एनर्जी इंडेक्स। ये बताएगा किसके बारे में? वही स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है उनके बारे में बताएगा कि एनर्जी की परफॉर्मेंस कैसी है, कि जैसे राजस्थान जैसे सोलर में आगे है तो इस तरीके से वो अपनी एक रिपोर्ट देगा, ठीक है। इससे अगला कौन सा है? इससे अगला है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो हॉस्पिटल बने हुए हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो कैसी है, उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। अगला है स्टेट हेल्थ इंडेक्स। तो स्टेट हेल्थ इंडेक्स किसके बारे में बताएगा कि राज्य स्तर के ऊपर कि कौन सी सरकार अपनी एक अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है लोगों के स्वास्थ्य को और मजबूत बनाने में, ठीक है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसा क्वालिटी का है या नहीं है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नीति आयोग के द्वारा जो भी इंडेक्स जारी किए जाते हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से एक बार इनको दोहरा रहा हूँ कि कौन कौन से महत्वपूर्ण इंडेक्स है जो नीति आयोग जारी करता है, 1 बाय 1 उनको अपन देखते हैं एक बार। कि पहला इंडेक्स एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक है, दूसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक, तीसरा है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, चौथा है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, और पांचवा कौन सा है? स्टेट हेल्थ इंडेक्स, छठवां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स और सातवां स्टेट एनर्जी इंडेक्स।